हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। पिछले सेशन पे हम क्लास 6 पढ़े थे, एंग्लो अफगान वॉर, और आज के क्लास 7 पे हम पढ़ने जा रहे हैं मेजर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में। चलो शुरू कर दे। जरा सोचिए एक ऐसे भारत के बारे में जहां एक विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जलने पर मजबूर किया जाता था। ये कोई बहुत पुरानी प्राचीन कहानी नहीं है, बल्कि 19वीं सदी की एक कड़वी हकीकत थी। तो चलिए आज हम चलते हैं उसी दौर में जब कुछ साहसी लोगों ने ऐसी ही भयानक कुरीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और हमेशा हमेशा के लिए भारत का चेहरा बदल दिया। ये सवाल सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है, ये आज भी उतना ही सच है ना? जब हमारी सदियों पुरानी परंपराएं नई सोच या नई टेक्नोलॉजी से टकराती हैं, तो क्या होता है? 19वीं सदी का भारत इसी टकराव का एक जबरदस्त उदाहरण था। एक तरफ थीं सदियों पुरानी सामाजिक मान्यताएं और दूसरी तरफ थे तर्क, विज्ञान और आज़ादी के नए पश्चिमी विचार। और इस बदलाव की मशाल को थामने वाले थे राजा राममोहन रॉय जैसे विचारक, जिन्होंने सती प्रथा जैसी क्रूर परंपरा के खिलाफ कानून बनवाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, और ज्योतिबा फूले जैसे लोग, जिन्होंने पहली बार लड़कियों और दलितों के लिए स्कूल के दरवाजे खोले। ये सिर्फ सोचने वाले लोग नहीं थे, ये वो क्रांतिकारी थे जो जमीन पर उतरकर काम कर रहे थे। तो चलिए अब इस सुधार के युग की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय समाज असल में था कैसा और इन सुधारों की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों। देखिए, उस समय का भारतीय समाज ना कई गहरी समस्याओं में जकड़ा हुआ था। सिर्फ जन्म के आधार पर किसी को अछूत मान लिया जाता था, लड़कियों को पढ़ने लिखने से दूर रखा जाता था, और विधवाओं की जिंदगी तो मानो नरक ही बना दी जाती थी। और इसी अंधेरे के बीच पश्चिमी शिक्षा की एक रोशनी आई, जिसने कुछ भारतीयों को ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया कि क्या हम इससे बेहतर समाज नहीं बना सकते। और जानते हैं, इस बदलाव की जो पहली बड़ी लहर उठी वो थी ब्रह्म समाज के रूप में। इसे भारत के आधुनिक सामाजिक धार्मिक सुधारों का एक तरह से फाउंडेशन माना जाता है, जिसने आने वाले कई आंदोलनों के लिए रास्ता तैयार किया। साल था 1828, जब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनका मकसद था हिंदू धर्म को उसकी असली जड़ों यानी वेदों और उपनिषदों की तरफ वापस ले जाना। उन्होंने कई देवी देवताओं की मूर्ति पूजा का विरोध किया और एक ही ईश्वर यानी एकेश्वरवाद की बात की। अब सोचिए, उस समय जब धर्म का मतलब ही कर्मकांड और मूर्ति पूजा था, तब ये विचार अपने आप में कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा होगा। लेकिन देखिए, सुधार का रास्ता ना कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, ब्रह्म समाज भी अंदरूनी बहसों से बचा नहीं रह सका। कुछ सदस्य ज्यादा बड़े बदलाव चाहते थे, जैसे कि अंतर्जातीय विवाह का समर्थन करना, वहीं कुछ दूसरे लोग थोड़ा पारंपरिक सोच रखते थे। इन्हीं विचारों के मतभेद की वजह से ये आंदोलन आगे चलकर कई हिस्सों में बढ़ गया। इससे यह भी पता चलता है कि सुधार का मतलब हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। तो ब्रह्म समाज ने तो पश्चिमी विचारों और प्राचीन ग्रंथों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ और भी आंदोलन थे जिनका मानना था कि भारत की सभी सामाजिक समस्याओं का सिर्फ एक ही समाधान है, और वो हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों में ही छिपा है। इसके दो सबसे बड़े उदाहरण हैं आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन। एक तरफ थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका आर्य समाज वेदों की ओर लौटो के नारे के साथ कट्टर सुधारवादी था। उनका मानना था कि समय के साथ हिंदू धर्म में जितनी भी बुराइयां आ गई हैं, उन्हें हटाकर वेदों के शुद्ध ज्ञान को फिर से स्थापित करना होगा। वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन थोड़ा और आधुनिक नजरिया रखता था। उन्होंने नव हिंदूवाद का कॉन्सेप्ट दिया, जिसका निचोड़ था नर सेवा नारायण सेवा, मतलब इंसानों की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। देखिए, लक्ष्य दोनों का एक ही था, समाज को बेहतर बनाना, लेकिन रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे। अब तक तो हमने धर्म के अंदर सुधारों की बात की, लेकिन अब बात करते हैं उस समस्या की जो भारतीय समाज के ताने बाने में सबसे गहराई तक घुसी हुई थी, यानी जाति व्यवस्था। और इस लड़ाई में सबसे आगे खड़े थे ज्योतिबा फूले और उनका सत्यशोधक समाज। ये सिर्फ एक सुधार आंदोलन नहीं था, बल्कि ये सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। उन्होंने ब्राह्मणवादी वर्चस्व को सीधी चुनौती दी और कहा कि सभी इंसान बराबर हैं। और उन्होंने सिर्फ बातें नहीं की, उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने दलितों और लड़कियों के लिए देश के पहले स्कूल खोले, क्योंकि वो जानते थे कि असली आज़ादी सिर्फ शिक्षा से ही मिल सकती है। उनकी किताब गुलामगिरी आज भी जाति व्यवस्था पर किए गए सबसे शक्तिशाली प्रहारों में से एक मानी जाती है। सत्यशोधक समाज जैसे संगठन उस एक बड़े आंदोलन का हिस्सा थे, जिसे ब्राह्मण विरोधी आंदोलन कहा जाता है। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि इसका मकसद किसी एक जाति का विरोध करना नहीं था, बल्कि उस पूरे सामाजिक
और धार्मिक सिस्टम को चुनौती देना था, जिसने जन्म के आधार पर भेदभाव को सही ठहरा दिया था और ज्ञान पर कुछ ही लोगों का अधिकार बना दिया था। ये भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि भारत में जो ये मंथन चल रहा था वो दुनिया से कटा हुआ नहीं था। दुनिया भर के विचार भारत आ रहे थे और भारत की सोच दुनिया को प्रभावित कर रही थी, जिससे सुधार की एक मिलीजुली बड़ी ही अनोखी तस्वीर बन रही थी। इसके दो बहुत अच्छे उदाहरण हैं। एक तरफ थी थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो शुरू तो न्यूयॉर्क में हुई, लेकिन भारत में एनी बेसन के नेतृत्व में बहुत फली फूली। ये संस्था पश्चिमी दुनिया में हिंदू फिलॉसफी और पुनर्जन्म जैसे विचारों को लोकप्रिय बना रही थी। और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में अहमदिया आंदोलन इस्लाम के अंदर से ही कट्टरपंथ को चुनौती दे रहा था। इससे पता चलता है कि 19वीं सदी में सुधार की ये जो प्यास थी वो किसी एक धर्म या देश तक ही सीमित नहीं थी, ये एक ग्लोबल हलचल थी। तो इन सभी आंदोलनों, बहसों और संघर्षों का आखिर में नतीजा क्या निकला? हम इसे एक अधूरी क्रांति कह सकते हैं। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत की सामाजिक चेतना को तो हमेशा के लिए बदल दिया, लेकिन जिसकी लड़ाई आज भी किसी न किसी रूप में जारी है। अगर हम देखें कि इन सुधार आंदोलनों की सबसे बड़ी देन क्या थी, तो वो ये थी कि उन्होंने सदियों से चली आ रही मान्यताओं पर सवाल उठाना सिखाया। उन्होंने उन मुद्दों पर एक राष्ट्रीय बहस शुरू कर दी जो आज भी हमारे समाज के केंद्र में हैं, चाहे वो जातिगत समानता की बात हो, महिलाओं के अधिकारों की, या फिर समाज में धर्म की भूमिका की। उन्होंने हमें एक बेहतर और ज्यादा न्यायपूर्ण समाज की कल्पना करने का हौसला दिया। और यही सवाल आज हमारे सामने भी खड़ा है। सुधार कोई ऐसी चीज नहीं है जो इतिहास में हुई और खत्म हो गई। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरह 19वीं सदी के सुधारकों ने अपने समय की दमनकारी व्यवस्थाओं को चुनौती दी थी, वैसे ही हमें भी खुद से पूछना होगा, आज हमारे समाज में वो कौन सी मान्यताएं, परंपराएं या नियम हैं जिन्हें चुनौती देने की जरूरत है। इसका जवाब ही हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेगा। इस पर जरूर सोचिएगा।